हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेकर में आपका फिर से स्वागत है। कल हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़े थे और आज हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के अख्मेनियन साम्राज्य ने किया। डोरियस दारा ने भारत पर प्रथम सफल प्रयास किया, जिसका प्रमाण बेहिस्तु, पर्सिपोलस एवं नक्शोहस्तम अभिलेख में मिलता है। उसने गंधार और पंजाब को ईरानी साम्राज्य में मिला लिया। हेरोडोटस इतिहास के पिता के अनुसार डोरियस के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत था। यूनानी आक्रमण। सिकंदर 20 वर्ष की आयु में 335 ईस्वी पूर्व पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक बना। वह अरस्तुत का शिष्य था। सिकंदर ने 326 ईस्वी में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने हाइडेस्पीज झेलम के युद्ध में भारतीय शासक पोरस को पराजित कर मित्र बना लिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस लौट आया। वह भारत में कुल 19 महीने रहा। सिकंदर ने सेनापति निर्याकस के अधीन सेना का बड़ा भाग समुद्र के रास्ते भेजा। सिकंदर की मृत्यु 325 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर ने भारत में विजय का उपलक्ष्य में निकेय नगर एवं अपने घोड़े की याद में बुकाफेला नगर का निर्माण किया। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य काल के स्रोत। हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत और प्राथमिक स्रोत। बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन जातक, जैन साहित्य कल्पसूत्र से और अन्य साहित्य में पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका कथा, सरिता सागर, बृहत कथा मंजरी। पुरातात्विक स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रामन के अभिलेख, मृदभांड, स्थापत्य कला। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक में सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का मुद्राक्ष में वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त के अन्य नाम सेंट्रोकस, एड्रोकटस आदि थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरत और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। मौर्यकालीन शिलालेख खोज का वर्ष और लिपि। साहबगढ़ी 1836 में खोरष्टी लिपि, मनसेहरा 1889 में खोरष्टी लिपि, गिरनार 1822 में ब्राह्मी लिपि में, धौली 1837 में ब्राह्मी, कालसी 1837 में ब्राह्मी, जोगढ़ 1850 में ब्राह्मी, सोपड़ा 1882 में ब्राह्मी, एरागुड़ 1916 में ब्राह्मी। प्लाटर के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे।
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की पैदल सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, अमितोकेटस, यूनानियों द्वारा नंदसार, भद्रसार, बिंदुसार, बिंदुपाल। चीनी ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। दूसरे विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सेन कहा गया है। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंड्रोकोटस प्रथम से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं अन्य दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजे। बिंदुसार का नाम भद्रसार वायु पुराण में अमितोकेटस या अमित्रघात, यूनानी लेखक सीसेन, जैन ग्रंथ अलियोड्रोटस, स्ट्रेबो, बिंदुपाल। चीनी विवरण। अशोक 273 ईस्वी से लेकर 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। सीली स्रोत के अनुसार कौरकी और तिष्यारक्षिता अशोक की 2 महारानियां थी। अशोक की पत्नी महादेवी शक्यकुलीन विदिशा की राजकुमारी से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतान हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थीं। अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक के नाम और अभिलेख। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में, अशोक वर्धन पुराण में, प्रियदर्शी भाब्रू अभिलेख में और अशोक मास्की गुर्जर नेतृत्व और उद्गम अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। पिलानी का कथन है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक के शिलालेख से संबंधित तथ्य। अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य। अशोक का नाम का उल्लेख मास्की नेतुर, गुर्जर एवं उद्गोलम अभिलेख में है। अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स बिशप ने सर्वप्रथम पढ़ा। टोपरा और मेरठ के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, जिस पर अशोक ने स्तंभ उत्कीर्ण करवाए थे। बैराट के अभिलेख करगिनम कहलाता है। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष चला। इस वंश के अंतिम शासक विदरथ थे। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। प्रादेशिक राजूक युक्तक को प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो अनुसंधान कहलाता था। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में स्वयं को प्रियदर्शी राजा मगधे कहा है। मस्की, गुर्जर, नेतुर एवं उद्गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ण, चौपाड़, सुधमा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खोरष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनादेई है, जिसकी खोज फोहरर ने की।
इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। अशोक का सरएकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अमराइक भाषा से प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी.के. फैंथलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अभिलेखों में वर्णित विषय। पहला अभिलेख में हमें पशु बलि की निंदा, समाज में उस सब का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा अभिलेख में लिखा गया है कि लोक कल्याणकारी कार्य, चेर, चोल, पांड्य, सतीपुत्र का उल्लेख। तीसरा और चौथा अभिलेख में धर्म संबंधी नियमों का विवरण मिलता है। शिलालेख रज्जुकों की नियुक्ति, महामात्रों के प्रति 5 वर्ष पर दौरे का आदेश। पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संकेत, समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठा शिलालेख से आत्म संयम का शिक्षा। सातवां और आठवां अभिलेख अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। नौवां अभिलेख सच्ची भेंट व शिष्टाचार का व्याख्या। 10वां अभिलेख राजा तथा उसके कर्मचारियों को सदा प्रजा के हित की चिंता करनी चाहिए। 11वां अभिलेख धर्म नीति की व्याख्या एवं विशेषता। 12वां अभिलेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, सभी के विचार एवं सत्कारों के सम्मान की बात। 13वां अभिलेख कलिंग एवं युद्ध का वर्णन। 5 यूनानी शासक का नाम अंत्योक, अतिकिनी, तुर्मै, अलिक्सुंद्रम, मग, अल्बाटिक राज्य का उल्लेख। 14वां शिलालेख अल्बाटिक राज्य का उल्लेख, लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख में प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद, दिल्ली, टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली, रामपुरवा चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, लौरिया अरेराज चंपारण। अशोक के स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ से प्राप्त फिरोजशाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा गांव से प्राप्त फिरोजशाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। प्रयाग स्तंभ लेख कौशंबी से प्राप्त अकबर के द्वारा लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख। 2 स्तंभ लेख प्राप्त 1 स्तंभ लेख विहीन लेख युक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। लेख विहीन स्तंभ पर वृषल तथा बैल की आकृति वर्णित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चरखा जिला बिहार से प्राप्त मयूर चित्र अंकित है। रुमनादेई स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख शासनादेश का। रुमनादेई गपल से प्राप्त विषय आर्थिक धर्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति। महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका भेजा गया। मंझंतिक कश्मीर व गंधार महारक्षित यूनान और महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र। महादेव मैसूर। मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। साम्राज्य में मंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र की काफी जांच परखा जाता था, जिसे उम्धा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषयपति के अधीन होते थे।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जिसे 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल कहलाता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय छा समिति करती थी। केंद्रीय अधिकारी तंत्र में सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जो निम्न है। पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। संहिता कोषाध्यक्ष। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का अधिकारी। नायक सेना का संचालन। करमंत्री उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षण। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। आवंटिक वन विभाग का प्रधान। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दोबरिक राजमहल को देखने वाला प्रधान। अंतःवैदिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान। नागरक नगर के प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थायी एवं कटक शोधन। धर्मस्थायी न्यायालय का न्यायाधीश व्यावहारिक, कटक शोधन का प्रतिष्ठित एवं जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश राजुक कहलाता था। राज्य के सप्तंग सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम कौटिल्य चाणक्य ने की थी, जिसके अंतर्गत राजा, आमत्य, जनपद, कोष, दंड एवं मित्र सम्मिलित थे। प्रांतीय शासन या प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित थी। प्रांत और राजधानी। उत्तर पंथ तक्षशिला। उत्तर पंथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती की उज्जैनी। दक्षिण पंथ का स्वर्णगिरी कर्नाटक। कलिंग तोसली और प्राचीक पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। सरकार की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। प्रांतों से कर एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी की होती थी। मौर्य काल में वली एक प्रकार का धार्मिक कर था एवं नंद नकद रूप से लिए जाने वाले हिरण्य को कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासदन। अर्थशास्त्र में शूद्रों का आर्य कहा गया है। मौर्य काल में सामूहिक समारोह का प्रवहन कहा जाता था। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को शुभंग कहा गया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी। अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल। सुगवंश। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक विदर्थ की हत्या कर सुगवंश की नींव डाली। सुगवंश का वैदिक प्रतिक्रिया पुनर्जागरण का काल कहा
जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा की बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। गर्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस के साथ प्रथम युद्ध किया। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध करवाए थे। महाभाष्य के रचित पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना, जो पहले विदिशा का उपराज्य था। शुंग वंश के 9वें शासक भगवत के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कण्व वंश 112 वर्ष शासन करने के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईस्वी पूर्व उसके सेनापति वासुदेव ने करके कण्व वंश की नींव डाली। पुराणों के अनुसार कण्वों ने 45 वर्षों तक शासन किया। इस वंश में केवल 4 राजा हुए: वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिंधु या शिपिक ने अंतिम कण्व नरेश सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। शुंग वंश, कण्व और सातवाहन तीनों ही ब्राह्मण समुदाय से थे। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कृष्ण या सिमुक का भाई था। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया था तथा नासिक की गुफाओं का निर्माण किया। सतकर्णी प्रथम, इसने अनूप प्रदेश, नर्मदा घाटी तथा विदर्भ बरार की आधिपत्य स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की एवं दक्षिण में राज्य बढ़ाया। हाल के सेनापति विजयनंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। गौतमीपुत्र सतकर्णी यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या द्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने खतियापमतलस की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में से मुद्रोयोपति वाहन कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शक शासक रुद्रा दमन ने पुलवामी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। पुलवामी ने दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की। पुलवामी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति में पर्याप्त विकास हुआ। यज्ञश्री सतकर्णी यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के पर नाव के चित्र अंकित हैं। मुद्रा मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रापन थी। सोने के सिक्के, स्वर्ण एवं पद, चांदी के सिक्के कर्षण, पन एवं धारण, तांबे के सिक्के मशक, काकी और अर्धकाकी। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय यज्ञ किया। इसे दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहतक चक्र की उपाधि धारण की। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के अनुसार 2 बार पतवार वाले जहाज का चित्रण है। सतकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्रण है। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुंडे थे। हाल ने गथा सप्तशती की तथा गुंडे ने वृत्त कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासक ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटनी एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने की।
सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा, प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। कलिंग का चेदी वंश, इस वंश की स्थापना महामेघ वंश ने की थी। खारवेल, यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरि से प्राप्त होती है। खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया। भारत में इंडो ग्रीक राज्य, भारत में मौर्योत्तर काल का प्रथम इंडो आक्रमणकारी 183 ईस्वी पूर्व डेमेट्रियस प्रथम था। इसके सेनापति अपोलोडस एवं मिनांडर थे। डेमेट्रियस ने राजधानी सियालकोट में बनाई और भारतीय उपाधि धर्महित अजय इंडोरस धारण की। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान पर मिनांडर के अभिलेख मिले हैं। मिनांडर को एशिया का संरक्षक कहा गया है। यूक्रेटाइटस ने तक्षशिला में राजधानी बनाई। एंड्रोटलकिडस के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द यवनिका यूनानी भाषा में लिया गया है। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्के एवं स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों का है। मिनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलपंतो नामक ग्रंथ में मिलता है। सक्सिथियान पार्सिपोलिस तथा नक्सिरुत्तम अभिलेखों में शकों की जानकारी मिलती है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरगा की खोज में भारत आए थे। शकों की कुल 5 शाखाएं थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा में उत्तरी दक्कन में प्रभुत्व किया। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर हुआ। इसने काठियावाड़ को अर्ध शुष्क प्रदेश झील मौर्य द्वारा निर्मित जीर्णोद्धार किया। रुद्रमन ने सबसे पहली विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी किए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासकों द्वारा एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। पार्थियन या पल्लव, पार्थियन मुख्यतः सिस्तान या अर्कोशिया के निवासी थे। पल्लव वंश का वास्तविक शासक मिथेडेटस प्रथम था। भारत में पहली पार्थियन शासक माउस था। सबसे शक्तिशाली पल्लव शासक गोंड्रोफर्निस था, जिसका उल्लेख तख्तेबाई अभिलेख में किया गया है। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेप्ट थॉमस उसी समय भारत आए थे। कुषाण वंश, कुषाण मूलतः यूची जाति का एक शाखा थे, जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक था। फिजुल कटफिशिस प्रथम 30 से 80 ईस्वी कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसके सिक्के पर युवांग, महाराज, राजाधिराज आदि उपाधि है। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिशिस था। यह शैव मत का अनुयायी था, जिसके सिक्के पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कटफिशिस द्वारा ही चलाए गए थे। कनिष्क सर्वप्रथम 78 ईस्वी पूर्व में शक्तिशाली कुषाण शासक था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्कों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने एक संवत चलाया
जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यह 78 ईस्वी में चला गया। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाषा सूत्र के अनुसार वासुमित्र से बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क की विश्व राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। सुमित्र पार्श्व नागार्जुन कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र या सापेक्षता का सूत्र कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाण वंश द्वारा की गई। नागवंश पुराणों के अनुसार पद्मावती मथुरा द्वारा नागपुर में नाग कुलों के शासन था। पद्मावती के नाग लोग भारशिव कहलाते थे। मथुरा का नागवंशी शासक गणपति एवं नाग एवं पद्मावती के शासक शिवसेन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय कन्या कुबेर नाग से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वनाग को विषयपति या प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया। बाकाटक वंश में विष्णुवृत्त गोत्र के ब्राह्मण वंश का शासन दक्षिण भारत में 3वीं से 6वीं शताब्दी के बीच थे। ये शैव भक्त थे। बाकाटक सतकर्णी कादम्ब एवं चालुक्य शासक स्वयं को हरिति पुत्र कहते थे। बाकाटक शासकों ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। बाकाटक वंश का संस्थापक विद्याशक्ति थे, जिसे बाकाटक वंश केतु कहा गया है। बाकाटक शासक प्रवारसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए सम्राट की उपाधि धारण की। पृथ्वीसेन प्रथम ने इलाहाबाद प्रशस्ति कुतलेंद्र कहा गया है। प्रवरसेन द्वितीय ने पावरपुर नामक राजधानी बनाई एवं इसे सेतुबंध नामक काव्य लिखा। पृथ्वीसेन द्वितीय को वंश के खोए हुए भाग्य को बनाने वाला कहा गया है। अजंता की गुफा 16, 17 और चैत्य गुफा 19 बाकाटक काल की है। कालिदास ने प्रवारसेन द्वितीय के संरक्षण में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की। सर्वसेन ने प्राकृतिक भाषा में हरि विजय नामक काव्य की रचना की थी। आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। ईश्वर सेन ने 248 से 249 में कलचुरी चेंदी संवत की स्थापना की थी। इच्छाबुक वंश ये सतवाहन के संबंध थे जो कृष्ण गंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक श्री सतमूल था। संतिमूल के उत्तराधिकारी वीर पुरुषदत्त ने नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण करवाया था। इच्छाबुक शासक बौद्ध मत के पोषक थे। 3वीं शताब्दी के बाद इच्छाबुक तथा कांचीपुरम के पल्लवों की अधिकार में चला गया। इच्छाबुक वंश का संस्थापक श्री शांतमूल थे। पुराणों में इच्छाबुक को श्री पर्वतीय तथा आंध्रभट्ट कहा गया। इच्छाबुक बौद्ध मत के संरक्षक थे। चतुशतर्की वंश यह सातवाहन शासकों की एक शाखा थी। चतुशतर्की वंश का अंत कनद शासकों द्वारा किया गया। संगम वंश अशोक के अभिलेख में चोल, चेर, केरलपुत्र, पांड्या और सतीपुत्र का उल्लेख मिलता है। चोल वंश प्राचीन चोल समकालीन साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय में तंजौर को राज्य की राजधानी बनाया गया। चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। चोल राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था।
विजालय में 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। विजालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनाया था। आदित्य प्रथम 880 से 907 ईस्वी में शिव के उपासक थे। इसने कोरडम की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम 907 से 55 में पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित किया कर मुद्रुकोण की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट एवं पश्चिम गंगा की सम्मिलित सेना को पराजित किया। राजाराज प्रथम 985 से 1014 ने दक्षिण भारत में स्वायत्तशाही लोक प्रशासन स्थापित किया। भूमि को पैमाइश एवं सर्वेक्षण कराया। राजाराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश श्री विजय तुंगवर्म तथा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार को आर्थिक सहायता दी। राजाराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल अभिलेखों में उल्लेखित करों के नाम, कर का नाम और संबंधित क्षेत्र। आयाम राजस्व कर, करडेम लगान कर, मरमजडीम वृक्ष कर और कंडाकुशु नर पशु पर लगने वाले बर कर हैं। चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ: मंडलम प्रांत, कोट्टम कमिश्नर, नाडु जिला, कुर्रम प्रांतों का संघ, पडिक्कवाल गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, बलांतिकम द्वार कर, मनुरई भवन कर, गृह कर, आजीविकों पर लगने वाला कर, पेवड़ी तौलिए के लिए जाने वाला कर, मगमेर कुम्हार लुहार सोनार आदि से लिया जाने वाला कर। चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर: राजा विजालय नतीमलाई चलेश्वर मंदिर, आदित्य प्रथम के द्वारा आदित्य प्रथम कुंभलोकम नागेश्वरम मंदिर, आदित्य प्रथम त्रिकोटलम सुरेंद्रेश्वर मंदिर, परांतक प्रथम श्रीनिवासलूर कोरगनाथम मंदिर, राजाराज प्रथम तंजौर राजेश्वर मंदिर, राजाराज द्वितीय तन्नौली बीरुवलीश्वर मंदिर और कुलोतुग द्वितीय त्रिभुवन कंपेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ने कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त की। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगैकोंड चोलमपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए चोलमगम नामक तालाब बनाया। राजेंद्र प्रथम 1017 ईस्वी में लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य पर अधिकार किया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार अपना देवमंडल चीन भेजा था। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा गया। राजाधिराज प्रथम ने 1052 से 54 ईस्वी को चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोप्पम की युद्ध में पराजित कर मार डाला था। राजेंद्र द्वितीय का समय 1055 में चोल राज्य में अकाल पड़ा था। चोल शासक अधिराज 1070 ईस्वी में जन विद्रोह में मारा गया था। तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ वीर राजेंद्र ने स्थापित कराया था। प्रमुख चोल शासकों की उपाधियाँ: परांतक प्रथम मदुरैकोंड, राजाराज राजकेसरी, अरुमोली, मुम्हिदेव, चोलमंडलम, कोल्डरम, राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोलम, मुडाइकोड
कन्नारोडम पंडित चोलम, फिर कंकुतम प्रथम सुगवर्तम ककेटो चोलम मलेनिम कोटम कुलोत्तम प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी में 1087 में लंका नरेश विजयालय संधि की तथा अपनी पुत्री का विवाह सिहल राजकुमार से किया। कुलोत्तुंग वंश ने 1077 में 72 सदस्य वाले प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा। व्यावहारिक वस्तुओं से कर हटाने लेने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम को शुंग मयविका कहा गया है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम नदी में तथा गोविंदराज ने विष्णु की समुद्र में फेंकवा दी थी। कालांतर में विष्णु आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त का पुनरुद्धार किया और तिरुपति के मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित कराया गया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय था। राजा को व्यक्तिगत अंगरक्षक को वेडक्कार कहा गया है। पेरुद्रम चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी थे। सुरुद्रम निम्न श्रेणी का पदाधिकारी को कहा जाता था। चोलम की राजधानी क्रमानुसार उदयपुर, तंजौर, गंगैकोंड चोलम, कांचीपुर। चोल साम्राज्य 6 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। राज्य, मंडल, प्रमंडल, बालनाडु, जिला नाडु, कोर्रम या कोट्टम। द्वितीय पांड्य साम्राज्य से भूमि माप का उल्लेख थालवाईपुरम की तांबे प्लेट से किया गया है। सोमदेव ने कथा संहिता नामक पुस्तक लिखी। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक बिल्हन थे। खुजरो मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों द्वारा हुआ। चेर वंश। चेर राज्य केरल पांड्य देश के पश्चिम और उत्तर में समुद्र और पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में स्थित था। चेर वंश के प्रथम शासक उदयन जनरल थे। इसे लाल और चेर भी कहा जाता है था। चेर शासक उदयन जनरल ने पत्तिनिया या कनाई की पूजा प्रारंभ कराया था। चेर शासक पुरुन जनरल इम्पोई विद्वान का संरक्षक थे। इसने अपने यज्ञ संपन्न कराए। इसी के काल में दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत हुई। अंतिम चेर शासक मंदर जेरम इरम्पोई थे, जिसने हाथी की आंख वाला कहा जाता था। पांड्य वंश। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। पांड्य का शासक नोडियों की जानकारी पात्र में संकलित मनुडिक्लर नकीरा की कविताओं से मिलती है। इसने सागर पूजा की प्रथा आरंभ करवाया था। पांड्य शासक ने नेदुजेलियम के कुशल शासन की जानकारी मदरोकेजी से मिलती है। नेदुजेलियम ने निर्दोष कोवलन को हार चुराने के आरोप में मृत्युदंड दिया, जिसकी सच्चाई का पता चलने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली। संगमकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था। संगम साहित्य के अनुसार समाज 5 वर्गों में बटा था। ब्राह्मण समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। अर्शर, बेनी, नागर, बेल्लार वर्ग के मुखिया को बेल्लारी कहा जाता था। संगम काल में कडेसियर निम्न जाति के लोग थे जो कृषि कार्य करते थे एवं पुल्लेन रस्सी बनाने वाली एक जाति थी। संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि सती प्रथा का प्रचलन था। संगम काल में मुख्य स्थानीय देवता मरुंग थे, जो आरंभिक मध्य काल में मुद्राराक्ष या कार्तिक कहलाने लगे। इसका प्रतीक चिन्ह मुर्गा या कुक्कुट माना जाता है। संगम काल की क्षेत्रीय विशिष्टताएं। कुरुंजी
कुरुंजी पहाड़ियाँ, विवाह पूर्व प्रेम, पशुओं की लूट, क्रूबर और मरुगन, सुरमन्य, स्कंद कातीय। दूसरा पल्लाई, शुष्क भूमि, प्रेमियों की लंबा विवाह, अग्निहीन, विध्वंस, मारवाड़ और कुर्रम दुर्ग। मूल्य संक्षिप्त विरहल काल, छापामार अभियान, कुरुम्बल और कुरुन तिरुमल मेयर, मरुदम, बेहोत्तर प्रेम, घेराबंदी, उलवार, सनियन, इंद्र, नेडल, मछुआरों की पत्नियों का अलग होना, स्थानीय पारंपरिक युद्ध, पट्टोबदार, मछुआरे और वरुण कडलर। संगम कालीन साहित्य, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में संकलित संगम साहित्य में पांड्य राजधानी का उल्लेख है। प्रथम संगम मदुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम, अलेप में हुआ था। तलकोपियर एवं अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम नकीरा की अध्यक्षता में उत्तरी मदुरै में आयोजित किया गया था। साहित्य में उपलब्ध समस्त तमिल ग्रंथों की संगम से संबंधित हैं। थैंक यू दोस्तों। कल हम अब गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।